Welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you are doing great. So आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मींस आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है एनआईओएस को लेकर कि डीटीपीएसबी पीआरटी के लिए क्या हमें एनआईओएस प्रिपेयर करनी चाहिए और करनी चाहिए तो क्या सारे कोर्स इंपॉर्टेंट है, और अगर सारे कोर्स भी इंपॉर्टेंट है तो उनके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते ना, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि देखो, डीटीपीएसबी पीआरटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एनआईओएस तो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब डीटीपीएसबी पीआरटी के पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट एनआईओएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। और आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा लास्ट 2018, 19 और 2022 तीनों ही साल जो एग्जाम है वो हमारा एनआईओएस में से आया है, और एनआईओएस से आने के आगे भी चांसेस हैं, तो हमें प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, अब प्रिपेयर तो करना है तो अब ऐसा थोड़ी है कि जब पेपर बिल्कुल पास आ जाए और तभी हम एनआईओएस को उठा के देखें, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। मैं तब से आपको यही बोलते हुए आ रही हूँ कि एनआईओएस जो है अपने आप में बहुत ब्रॉड है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, बहुत सारे कोर्स हैं, तो आप पहले से इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, ये थोड़ी सा पेपर आ जाए तब आप लोग एनआईओएस को पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा, फिर आप भागोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ लें, कितना पढ़ लें, कैसे पढ़ लें। तो उससे अच्छा है कि अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ लो। ठीक है, सेकंड चीज, बहुत सारे बोलते हैं कि क्या सारे कोर्स करने जरूरी है। देखो, डीटीपीएसबी का कुछ नहीं पता कहाँ से पेपर पूछ ले, क्या पूछ ले, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चले ना। अगर मान लो 10 कोर्स भी हैं तो 10 के 10 कोर्स हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए, हमें कुछ नहीं पता है ना, अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है, एकदम से पेपर हमारे सामने आता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप 10 के 10 ब्लॉक जो है कवर करके चलो, बट स्टिल फिर भी कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो तो आपको कैसे भी छोड़ने ही नहीं है। कुछ ब्लॉक्स इन कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट्स है ना, लाइक सोशल साइंस, ईवीएस, उसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको कोर्स को पढ़ोगे ना तो उसमें भी आपको थ्योरी मिलेगी, जिसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस अगर उसमें से आ रहे हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, अदरवाइज नहीं आ रहे तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि एनआईओएस के ऐसे कौन से कोर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, वो किसी भी कीमत पे आपको छोड़ने नहीं है। सेकेंड चीज, अगर आप मान लो एनआईओएस को पढ़ने जा रहे हो, आप उसको चाहे प्रिंट फॉर्म में पढ़ो या आप उसको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ो, तो मैं भी नहीं कहूंगी कि आप एकदम से सारा ही पढ़ लो, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई इतना सारा है पढ़ने के लिए, हम क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे पढ़े। तो उसलिए उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कोर्स सजेस्ट कर रही हूँ जो आपको करने ही करना है, मीन्स आपको छोड़ने नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यही है कोर्स 501। तो कोर्स 501, आई होप आप लोग मेरी एनआईओएस लर्निंग सीरीज देख रहे होंगे, क्योंकि एनआईओएस में अब तक जो मैंने कोर्स 501, कोर्स 502 और 503 भी जो है अप्रोक्स कंप्लीट होने वाला है, मीन्स 3 कोर्स करवा दिए हैं। इसके बाद मैं 504 कोर्स ना करवा के 506 करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को आइडिया वहां से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से एनआईओएस प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, तो इसके लिए आप एनआईओएस लर्निंग सीरीज देख सकते हैं। साथ ही हमारी पहली बुक है 501। ठीक है, तो ये जो 501 है इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे, मैं आपको टॉपिक ही पढ़ के बता देती हूँ सो दैट आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जो हमारी 501 है, पहला चैप्टर है हमारा फ्रीडम से पहले हमारी एजुकेशन कैसी थी, फिर आया कि फ्रीडम के बाद हमारी एजुकेशन कैसी थी, तो उसमें बहुत सारी कमेटीज थी, हरटांग समिति, सप्रू समिति, यशपाल समिति, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन आयोग, बहुत सारे कमीशंस हैं। फिर एक चैप्टर है इसमें नेशनल पॉलिसीज के बारे में, तो 1968 की पॉलिसी आई थी, 1986 की पॉलिसीज आई थी। 1968 और 86 में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब 68 में क्या काम हुआ है और 86 में क्या काम हुआ है ना, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, और 501 में क्या है, आपको इसमें बताया हुआ है कि जो हमारी नीति आयोग है, अभी जो आया है हमारा एजुकेशन कमीशन क्या है, एनसीएफ 2005 क्या है, उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा हुआ है। और एक हमारा पूरा चैप्टर सर्व शिक्षा अभियान पे दे रखा है, सर्व शिक्षा अभियान को डिटेल में, जिसमें ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था, वो ऑपरेशन सारी चीजें हैं मतलब डिटेल में पढ़ने के लिए। फिर एक जो है हमारा 2009 का राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम, उसको बहुत डिटेल में है, उसमें कौन से संविधान संशोधन के तहत आया, कब किस संविधान संशोधन में उसको जोड़ा गया,
कब आया, कौन से आर्टिकल के तहत आया, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसके साथ ही फिर एक ब्लॉक में, पूरा ब्लॉक में हमारी एजुकेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मीन्स की पहले तो नेशनल लेवल पर हमारी एजुकेशन क्या होती है, एनसीईआरटी है ना, एनसीएमटी है। फिर स्टेट लेवल पे क्या है, एससीईआरटी है, एसएमईटी, एससीएमईटी है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट लेवल में, फिर उसको जिला में, फिर क्लस्टर में, ऐसे करके हमारा पूरा एजुकेशन का पूरा सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर है 501 में। तो इसलिए 501 तो आपको करनी ही करनी है। फिर है हमारा 502। तो जब मैंने 502, आप खुद बुक ही देख लो कितनी मोटी है ये। तो जब हमने 502 ब्लॉक करना स्टार्ट करा था, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 10 कोर्स में ना और नंबर 1 पे आएगा इंपॉर्टेंस के लिए। मीन्स 506 की भी इक्वली वैल्यू है, बट यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ना 5012 में, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, उसमें लर्निंग मेथड्स के बारे में है। लर्निंग मेथड्स, लर्निंग उपागम, जो उपागम होते हैं, लर्निंग मेथड होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, खोज विधि मेथड, और ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसको हमने पढ़ा था डिटेल में। इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे चैप्टर है जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने DSSB का पेपर अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा, मैंने अपने चैनल पे 10 से 12 पेपर जो है पार्ट बी के पूरे सॉल्व करा रखे हैं 100 क्वेश्चन के साथ ही। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो सबसे ज्यादा वेटेज 502 की बनती है। इसमें क्या है, बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप खुद ही इसका कंटेंट उठाओगे तो लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एक ब्लॉक में तो सिर्फ यही है कि किस किस तरीकों से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज, एक सेकंड ब्लॉक में कि बच्चा किन तरीकों से सीखता है, बच्चे को किन किन तरीकों से हम सिखा सकते हैं, अवलोकन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा, खेल विधि के द्वारा, और इनको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। और एक ब्लॉक में क्या है, मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड टीचिंग। मल्टी लेवल टीचिंग क्या होती है, मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है, इसको कैसे करें, क्या करें। एक ब्लॉक है हमारा TLM से रिलेटेड। तो ये नहीं है कि सिर्फ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हमारे काम आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में, नहीं, बहुत तरीके के TLM होते हैं, उनको अलग अलग प्रकारों में बांटा हुआ है। दृश्य सामग्री, अदृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऐसे करके प्रोजेक्टर एड, नॉन प्रोजेक्टर एड, तो बहुत अच्छा है से उसको डिस्क्राइब करा हुआ है। और वो ऑलरेडी जब मैं आपको वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाई है वो चीज, तो मैंने बताई भी है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आता है। और उसी के साथ ही हमारा आइडियल मॉडल आता है। ICT में जब हमने पढ़ा आइडियल मॉडल, असूर्य मॉडल, और इवैल्यूएशन की बहुत सारी तकनीकें हैं कि किन किन तरीकों से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों को कैसे ICT के यूज के थ्रू पढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर स्टार्टिंग है, कंप्यूटर से हम कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी 502 में। मैं इस वीडियो में ना डायरेक्ट आपको ये भी बता सकती हूँ कि 501, 502 कर लो, 504 मत करो क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। 501 कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपके साथ यहाँ पे कंटेंट इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको खुद ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। आपको खुद ही कंटेंट से समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद कंटेंट से गो थ्रू होगे तो खुद ही आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो 501, 502 करनी है। फिर हमारा आता है 503। तो अभी जो हमारी एडवांस लर्निंग सीरीज में 503 अप्रोक्स खत्म ही होने वाली है, एक चैप्टर बचा है बस। 503 के स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट के 2 जो ब्लॉक है ना वो आप उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि वो उसमें नॉर्मली थ्योरी सी है। थ्योरी इन द सेंस कि उसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि तुलिका का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक जंगलों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के जो 2 ब्लॉक है ना उसमें क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को किन तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज जो है सेकंड को सीखने में कैसे मदद करती है, और बैरियर कैसे होती है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं सिखाने के, डायरेक्ट मेथड होता है, व्याकरण विधि होती है, अनुवाद विधि होती है, बहुत सारे मेथड्स हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस फर्स्ट ब्लॉक में ना भाषा से रिलेटेड बहुत सारे फैक्चुअल दिए हुए, मतलब डायरेक्ट फैक्ट्स दे रखे हैं, वो आपको जीके में भी काम करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है DSSB में। जैसे हमारे कौन सी अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है और कब कब जोड़ी गई है। जैसे पहले जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था 14 भाषाएं थी, उसके बाद सिंधी जुड़ी, उसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी, और उसके बाद में 4 लैंग्वेज जुड़ी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही है कौन कौन सी लैंग्वेज कब जुड़ी। फिर ये भी याद रखना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी, ठीक है, पहले 21वें
फिर 71वें और फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जुड़ी हैं। साथ में इनके ईयर भी हमें याद रखने हैं। फिर उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी है कि किस राज्य की कौन सी भाषा है। मीन्स की जैसे एक है कुड़ुक लैंग्वेज जो है झारखंड की राजभाषा है, ये हमें नहीं पता था और ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये पेपर में आता है ना। नागालैंड की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है, ठीक है। इंडिया के एक स्टेट की राजभाषा क्या है, इंग्लिश, जबकि हमारे संविधान में दूर दूर तक इंग्लिश को कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बहुत सारा उसमें भंडार है, मीन्स ये लैंग्वेज से रिलेटेड जो हमें याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, उसमें कुछ समझने वाला भी नहीं है। जैसे हिंदी के कितने भाषा परिवार हैं, तो 4 भाषा परिवार है हिंदी के, उन चारों को हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में ही इंडिया में कितने भाषा परिवार हैं, फिर पूरी दुनिया में कह सकते हैं हम कितने भाषा परिवार हैं, इंडो तिब्बतन तिब्बतन ऑस्ट्रियाई द्रविड़, तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। 503 ये करनी जरूरी है। फिर इसके बाद हमारा आता है 504 और 505, तो ये तो चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मीन्स 504 और 505 मत करो, स्किप कर दो। मैथ्स का और ईवीएस है, 504 है मैथ्स, 505 है ईवीएस, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, मत करो। पेपर के टाइम पे पढ़ लेना तो काम चल जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पहले से आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा 506 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 506 का देखो नाम ही है, चैप्टर जो बुक है उसका नाम ही समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना। मीन्स एज अ टीचर, एज अ वुड बी टीचर, हम टीचर होने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चों को ही समझना है। तो ये जो पूरी चैप्टर है ना, आपको बच्चों को अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही आते हैं, हमारी सीडीपी का स्टार्टिंग का पहला चैप्टर होता है, तो ये है इसमें। फिर सेकंड चैप्टर है पर्सनालिटी, फिर आती है क्रिएटिविटी, फिर इसमें आते हैं हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिन थोड़े विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो उसमें विकलांग बच्चे आते हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे आते हैं, इम्पायर्ड वाले बच्चे आते हैं, विजुअली इम्पायर्ड वाले बच्चे आते हैं, और ये कैसे कैसे होते हैं, क्या रोग होते हैं, इनको किन किन तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी इस बुक में बहुत डिटेल में दी गई है, ठीक है। फिर इसके साथ ही हमारी आती है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज, कि जैसे पढ़ने में किसी बच्चों को मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैथ्स हवा लगता है मैथ्स, तो उसको डिस्कैलकुलिया प्रॉब्लम हो सकती है, डिसलेक्सिया होती है, डिफेजिया होता है, अफाजिया होता है, एडीएचडी होता है, तो बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिन्हें हमने बच्चों को पढ़ाते हुए फेस करना है। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर ले, अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को जाके, ताकि जब पढ़ाएं तो मजा आ जाए। तो इसी तरीके से हमें ये बुक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो 506 हमें करनी है। फिर लास्ट हमारी 507 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, समुदाय और प्राथमिक शिक्षा, मीन्स प्राइमरी एजुकेशन। हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, हम 5वीं तक के बच्चे पढ़ाएंगे, हम प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, है ना, प्राइमरी टीचर हम बनेंगे, तो हमको पता तो होनी चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन है क्या, हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है। और सेकेंड चीज, आजकल का जो टीचर है ना, वो एक फैसिलिटेटर है, मीन्स बच्चों को फैसिलिटेट करता है और बच्चे खुद से अपनी लर्निंग करते हैं। तो ये क्या है, समुदाय क्या है, कम्युनिटी के साथ मिलकर के हमने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, कम्युनिटी में रह करके पढ़ाना है, उसके साथ करना है। तो ये इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड, मीन्स कि कोई बहुत ज्यादा फिलोसफर रहे होंगे या कोई ज्ञानी मनुष्य रहा होगा जिन्होंने समाज के लिए कुछ बोला, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ बोला, किसी के लिए कुछ बोला, तो ये परिभाषा किसने दी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कि ये परिभाषा किसने दी। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है समाज एवं शिक्षा, समुदाय एवं विद्यालयों से रिलेटेड। इसमें बाल अधिकार, उनके प्रावधान की, आपको पता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए हुए हैं, तो इसको आपको डिटेल में अध्ययन करना है कि बच्चों के अधिकार क्या है, और स्कूल से बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, टीचर का रोल क्या है, स्कूल का रोल क्या है, शिक्षा एजेंसियों के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं, विद्यालयों में चीजों का मैनेजमेंट कैसे करना है, और सारी चीजें, ठीक है। तो 506 और 507 ये भी इंपॉर्टेंट है। और 508, 9 और 10 ये जो है हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 कोर्स जो है आप स्किप कर सकते हैं, बट 5 कोर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो है 501, 502, 503, 506 और 507, ठीक है। एक बार इन सारे कोर्स को करने के बाद, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इन्हीं को ही करना, एक बार इन कोर्स को करने के बाद आप जो बाकी के सब्जेक्ट है उन पे जा सकते हैं, बट यस अगर आप एनआईओएस को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप इन वाले बुक से स्टार्ट करें, ठीक है। बाद में काटना पड़ेगा।